मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दक्ष अग्रवाल पढ़िए हमारे लिए। Yes, sir. Memorandum of Association. The Memorandum of Association of Company is in fact its charter. It defines its constitution and the scope of the powers of the company with which it has been established under a act. It is the very foundation on which the whole edi- edifice of the company is built. जो मैंने आपको अभी बात बताई थी उसमें से तीन चार तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही कवर हो गई कि सर ये वो चार्टर होता है। चार्टर का मतलब उससे रिलेटेड कानून, ठीक है, उस कंपनी से रिलेटेड कानून है ये। क्या कानून है कि सर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, प्राइवेट में भी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है, मैं काम ये केवल यही काम करने के लिए बनी हूँ ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स ये हैं जिनके पास में इतने इतने शेयर्स हैं। तो सर ये सब बातें जो है ये उस कंपनी का कानून है, इससे बाहर दायरे को ब्रीच नहीं कर सकती, उससे बाहर नहीं जा सकती। ये इट इज दैट फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफिस ऑफ द कंपनी इज बिल्ड, यानी कंपनी की पूरी बिल्डिंग इसी पे बिल्ड होती है भैया, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अपन ने पढ़ा है जब भी कंपनी को अपन इनकॉर्पोरेट ऑब्लिक रजिस्टर करते हैं तो सर स्टेप नंबर वन कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला नाम ही एमओए और एओए का होता है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग द एमओए एंड एओए। सर इफेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग दी एमओए और एओए तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। कहां पर सर? इफेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं कि सर जिस दिन ये रजिस्टर होंगे उस दिन से दे शैल बाइंड द कंपनी एंड देयर मेंबर्स, उस तरीके से बाइंड करने लग जाएंगे जैसे कि उन सब ने उन रेस्पेक्टिवली इन पे साइन किया हो एमओए और एओए पे, उस तरीके से इनके ऊपर बाइंड करने लग जाएंगे, ठीक है। और सर उन्हें सारे के सारे जो प्रोविजंस है एमओए और एओए के वो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है कि सर सब पे लागू हो जाता है जिस दिन वो रजिस्टर हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अपने को पढ़ना है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पढ़ भाई फर्स्ट। It contains the object for which the company is formed and thereof identifies the possible scope of its operation beyond which its action cannot go. सर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर कंपनी क्या काम करने के लिए बनी है, तो वो कहां से पता पड़ेगा कि सर हमें उस कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखना पड़ेगा। कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेंगे तो हमको ध्यान पड़ जाएगा कि ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है, टॉयज ट्रेडिंग के लिए बनी है, या फिर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए बनी है, या फिर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है सर, या फिर ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने के लिए खेलने के लिए बनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनी, क्या काम कर सकती है सर, ये उस कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमको देखने को मिल जाएगा। सो द फर्स्ट रीजन कि क्यों हम एमओए बनाते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं कि सर हमको ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का, कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की गई है और उसके स्कोप ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या है जिसके बियॉन्ड उसके कंपनी के एक्शंस नहीं जा सकते। मान लो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए बनी है और इसके लिए जो भी जरूरी बातें हैं एंड इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो भी जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी कर सकती है, प्लस मैक्सिमम लोन जो कंपनी ले सकती है इस ऑब्जेक्टिव के लिए वो है 5 करोड़ रुपए। मैक्सिमम लोन जो कंपनी इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ले सकती है वो है 5 करोड़ रुपए। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई। तो सर कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है क्या? हाँ सर। कि सर इस काम को करने के लिए जो भी जरूरी काम है वो सब कर सकती है, क्या क्या? कि सर जैसे कि जगह प्रेमाइसिस चाहिएगी ना, कि हाँ सर फैक्ट्री प्रेमाइसिस या तो खरीद सकती है या फिर रेंट पे ले सकती है, नंबर वन। नंबर टू, सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं वो सब खरीद सकती है, यस सर। कि सर इसके लिए जो भी गवर्नमेंट लाइसेंसेस चाहिएंगे वो सब के लिए अप्लाई करके ले सकती है, कि सर हाँ सर। क्या लिखा? सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है और इससे रिलेटेड जो भी
सपोर्टिंग बातें हैं जिनसे कि ऑब्जेक्टिव अटेन किया जा सके, वो सब कर सकती है। और यदि लोन लेना पड़े तो मैक्सिमम 5 करोड़ का। तो कंपनी को इस बाबत यदि 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेना है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो सर वो मैक्सिमम 5 करोड़ तक लोन ले सकती है। ज्यादा लोन ले लिया, 6 करोड़ तक का लोन ले लिया, तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन तो सही है सीमेंट ट्रेडिंग के लिए। 1 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा का लोन है वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये ले ही नहीं सकती है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस पे बेस्ड अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ये तो जस्ट आपको एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो सर सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करी जा रही है। एमओए में सबसे पहला हमें ये पता पड़ता है कि कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव के साथ में बनी है, जिसके पार, जिसके बियॉन्ड उसके एक्शंस नहीं जा सकते। सेकंड पढ़ भाई। It enables shareholders, creditors, and all those who deal with company to know what its powers are and what activities it can engage in. सर Engage in, कब sorry. बाहरी लोग, अब ये तो मेंबर्स ही हो गए, ठीक है सर। क्रेडिटर्स बाहरी लोग, यस सर। सर शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी को पैसा देते हैं। क्रेडिटर्स हैं, कंपनी को उधार देते हैं। तो सर उनको पता, उनको यदि ये जानने की इच्छा हो शेयर होल्डर को या फिर क्रेडिटर्स को कि हमारा पैसा लगेगा कहाँ, वो सीधा उठा के कंपनी का एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेंगे। ठीक है सर। प्लस उनको पता है हाँ सीमेंट ट्रेडिंग में मेरा पैसा लगेगा, ठीक है, तो दे आर हैप्पी विद इट। यदि कंपनी गलत होगा ना, यदि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो सीमेंट ट्रेडिंग लिख रही है और ऐसा कह के उसने शेयर होल्डर्स से और क्रेडिटर्स से पैसा ले लिया कि देखो हमारी कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग में, पैसा आ भी गया, अब उस पैसे को लगा दिया उसने टॉयज ट्रेडिंग में, जबकि ये तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन ही नहीं था, तो क्या इन लोगों के साथ धोखा कर रहे हो शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में? यस सर, एक तरीके से धोखा ही करना हो गया। मैं तेरे से कह के लूं पैसा कि देख मैं ये काम करूंगा और मैं पैसा मिलने के बाद में कहीं और लगा दूं उस पैसे को, आपके साथ में धोखा है ये। तो इसलिए कंपनी ये काम नहीं कर सकती टॉयज ट्रेडिंग का। सर फिर कैसे करेगी यदि करना हुआ तो उसको करने का तरीका है, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज को पहले अमेंड करके सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में टॉयज ट्रेडिंग भी जोड़ो फिर करो। अदरवाइज बिना जोड़े कर लिया तो ये आपकी पावर्स के बियॉन्ड काम है, जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। बियॉन्ड दी पावर्स काम है। अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वायर्स मींस पावर्स। अल्ट्रा वायर्स काम हमेशा कंपनी पे लागू नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। मिदुष बोल बेटा। सर अगर सब हमने सब्सिडरी कंपनी बनाई और सब्सिडरी कंपनी में वो जो पैसा हमें मिला था उसके लिए वो इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर और उस पे टॉय का मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके हाँ एमओ में ए में लिखा है कि टॉयज का है, लेकिन वो दूसरे का कंपनी का पैसा सब्सिडरी में डाला, तो वो तो गलत ही होगा ना, मतलब। देख, शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स ने किस लिए दिया था पैसा कि सर ये कंपनी जो भी काम करे उसके लिए दिया था। यदि आप कोई भी इनडायरेक्ट तरीके से भी उस पैसे को दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरह फ्लो करके ले जा रहे हो तो वो गलत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूं। आपने जो इस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिया हुआ था उसके लिए पैसा लिया ना, कि सीमेंट ट्रेडिंग के लिए, और बाद में आप उसको यदि अदरवाइज यूज कर रहे हो तो आप धोखा कर रहे हो शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ। ठीक है, चलिए। तो सर it enables the shareholders or creditors and all those who deal with the company, all those who deal with the company भी important है, to know what its powers are and what activities it can engage in। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो कि सर ये मिस्टर एक्स है, ही इज द सप्लायर ऑफ, he is the not supplier but he is the trader of let's say he is the trader of toys। ओके, ये एक्स लिमिटेड है, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ ये सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है। अब ये एक्स एक्स नहीं, चलो इसको वाई कर लेते हैं, मिस्टर वाई ने एक्स लिमिटेड को अप्रोच किया कि सर मैं चाहता हूं आप मेरे लिए ये 10,000 क्वांटिटी में टॉयज बना के दें। ठीक है सर, ऐसा करने से पहले मिस्टर वाई की ये ड्यूटी थी
ये इस एक्स लिमिटेड के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक कर ले कि क्या ये कंपनी सही में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज अलाउ करता भी है ये काम करने के लिए या नहीं। तो इसकी ड्यूटी थी कि एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ के आए और फिर इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाए। बात समझ गए? बाहरी आदमी की ड्यूटी होती है, क्योंकि एमओए और एओए, उस दिन लास्ट दिन एक और चीज बताई थी, एमओए और एओए क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट? की सर ये पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं, आरओसी के पास में थोड़ी सी फीस भरो और किसी भी कंपनी का आप एमओए और एओए जो भी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है सर। तो सर मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो मतलब छुपाने वाली कोई बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है। तो जब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो दैट मीन्स कि सर इनको पढ़ के आना चाहिए फ्री, और यदि इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से वो काम हो सकता है तो ही उस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अदरवाइज बना लिया तो फिर वो गलत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंपनी बनी है सीमेंट ट्रेडिंग के लिए और बनाने दे रहे हो टॉयज ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप गलत काम कर रहे हो, बाहरी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। बात समझ गए? यस सर। तो सर शेयर होल्डर्स को भी पता होना चाहिए, क्रेडिटर्स को भी पता होना चाहिए, और सारे व्यक्ति जो कंपनी के साथ में डील कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उस कंपनी की पावर्स क्या है और वो किन किन एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है। पहले दो पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात की गई है सेकंड पार्ट में भी, इसलिए चिंता मत करो, आगे बढ़ गई। A memorandum is a public document under Section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. ठीक है, अभी जो मैंने बात देखो ऊपर बोली थी वही यहाँ पर चिपका दी इन्होंने। यस सर कि सर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये सेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, आगे इसका रेफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, सेक्शन 399, 400 में एक कम, पब्लिक डॉक्यूमेंट 400 में एक कम। ठीक है। तो सर मेमोरेंडम क्या है? न केवल मेमोरेंडम बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। तो सर पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब कि सर पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में, थोड़ी सी फीस देके आप एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी ड्यूटी है, धर्म है, किसी कंपनी से डील करने जा रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो तो पहले उसका एमओए पढ़ के जाओ रे, उस हिसाब से काम करना। ठीक है, अदरवाइज तुम कॉन्ट्रैक्ट बना के आगे और पैसा एडवांस दे के आगे दुनिया भर की तकलीफें हो जाएंगी, यदि वो काम करने के लिए बनी ही नहीं है कंपनी, और उस बाबत उसको एडवांस पकड़ा के आ गए, गया तुम्हारा, प्रॉब्लम में आ गया मामला। ठीक है। सो एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ये इंपॉर्टेंट लाइन देखो, एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड, पहले से मान लेते हैं, टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस कंटेन्ड इन एमओए एंड एओए। ये बात समझ में आई? इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले टाइम में। ये मान लिया जाता है कि वो पढ़ के आया है, प्रिज्यूम, तू नहीं भी पढ़ के आया है तो भी कानून ये मान लेगा तू पढ़ के आया है। तू नहीं, क्योंकि ये तेरी ड्यूटी थी, क्योंकि ये तेरी ड्यूटी थी। ठीक है, आज दिन तक इस एंगल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, अब आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दक्ष अग्रवाल एक कंपनी से ट्रेडिंग करने गया, लेकिन उसको उसने कंपनी के एमओए एओए नहीं पढ़े और ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो सर दोनों एंगल लगेंगे। एक तो सर अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया, बियॉन्ड दी पावर्स काम कर लिया कंपनी ने, और बाहर वाले आदमी ने, उसकी ड्यूटी थी कि वो एमओए एओए पढ़ के जाए क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने नहीं पढ़ा तो अब गलती। ठीक है, ऐसे एंगल्स पे क्वेश्चंस आएंगे, जब आएंगे तब और डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ गई। The shareholders must know the purpose for which his money can be used by the company and what risks he is taking in making the investment. शेयर होल्डर को पता होना चाहिए ना मेरा पैसा कहाँ पर लग रहा है इस कंपनी में, तो सर कहाँ लग रहा है कि सर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी लिखा हुआ है पैसा वही लगेगा। ठीक है। एंड वो क्या रिस्क ले रहा है इस इन्वेस्टमेंट को लेते हुए, रिस्क से मतलब किस सेक्टर में पैसा लग रहा है, किस डायरेक्शन में उसका पैसा लग रहा है, वो रिस्की है नहीं है क्या है, उस हिसाब से अपने को पता पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be necessity of the departure. देखो May be the necessity of departure. कंपनी जो भी मेमोरेंडम में बातें लिखी हुई हैं उनसे डेविएट या डिपार्ट नहीं कर सकती है, उनसे
चेंज नहीं कर सकती है। however imperative may be the necessity for that departure, कितनी ही ज्यादा जरूरी बात भी क्यों नहीं हो, वो उनसे जो भी एमओए में लिखा हुआ है उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती, कितनी भी ज्यादा जरूरी बात क्यों नहीं हो। यदि लिखा हुआ है कि सर कंपनी जो है सीमेंट ट्रेडिंग ही कर सकती है, और सडनली मिस्टर एक्स भागते हुए आए कंपनी के पास में, बोलो मैं तुमको 100 करोड़ का टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर देता हूं, बोलो लोगे क्या? यदि तुमको हाँ बोलना है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आज शाम तक हाँ बोल देना, अदरवाइज मेरा ऑफर खत्म हो जाएगा। तो सर अब कंपनी के सामने जो दुविधा हो गई, इतना बड़ा ऑर्डर छोड़ा कैसे जाए, तो कंपनी को हाँ बोलने के लिए केवल शाम तक का समय है। क्या कंपनी एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से ये काम कर सकती थी? नहीं सर, नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ है। तो सर बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज किए यदि ये टॉयज ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है, तो सर वो गलत एग्रीमेंट हो जाएगा कानून की नजरों में, ठीक है। जरूरी कितना है कि शाम तक हाथ नहीं भरा तो 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। तो इसने कहा चलो पहले अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं मिस्टर एक्स के साथ में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का, बाद में अपना एमओए को अमेंड कर लेंगे, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज बाद में अमेंड करके सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में टॉयज ट्रेडिंग भी जोड़ देंगे। नहीं, नहीं, गलत गलत गलत, ठीक है। सही तरीका क्या होगा, पहले एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करो, उसमें सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में टॉयज ट्रेडिंग डालो, उसके बाद में आप ये इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तो ही वो सही होंगे। अच्छा, क्या खड़े खड़े चेंज हो जाते हैं क्या एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज? अरे नहीं भाई साहब, बड़ी पूरी एक व्यवस्था है इसकी, जहां पर आपको सबसे पहले जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, कम से कम 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में जनरल मीटिंग में लोग वोट कास्ट करेंगे, उन्होंने वोट फेवर में कर दिए तब तो एमओए में के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमेंडमेंट हो जाएगा, फेवर में नहीं किए तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर एक बार अमेंडमेंट हो गया यहाँ पर, फिर आप उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, उससे पहले नहीं बना सकते हो। बात समझ में आ गई? तो प्रोसेस लेंदी है, जितने आपकी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी तो छूट जाएगी, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मिंदुष मोदी क्या लिखता जा रहा है रे? यही सारा मतलब वो जो पैराग्राफ अभी इम्पेरेटिव वो सब कुछ मतलब मैं नोट। प्रवचन दे रहा हूँ और तू उस प्रवचन को वो कहते हैं नोट करता जा रहा है ऐसे? हाँ मतलब आप जो बोल रहे हो उसको वही फ्रेम करा सेंटेंस उसके बाद में। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो सर कितनी भी ज्यादा जरूरी क्यों नहीं हो, आप इससे डिविएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा सर, चेंज कैसे करोगे? एमओए में कोई चेंज करना है तो सर जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है। जनरल मीटिंग में सर वोटिंग होगी, वोटिंग में यदि वोट फेवर में पड़े, ये सब मैं और भी डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। वोट फेवर में पड़ गए तब तो एमए का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। वोट कौन कर रहे हैं? सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कर रहे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कर रहे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है ना शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में, वही तो वोटिंग कर रहे हैं जिनके पास वोटिंग पावर है, वही अलाउ करेंगे ना। ठीक है, हमारा पैसा जो आपने सीमेंट ट्रेडिंग के लिए कह के लिया था वो आप टॉयज ट्रेडिंग में भी काम ले लो, वही तो अलाउ कर रहे हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना, उनसे परमिशन लेके अपन ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करके काम कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ना भाई यहाँ से। It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power confessed or it by the memorandum. If it सर does so, कोई it कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती या कोई भी बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर सकती जो कि उसके मेमोरेंडम में नहीं दी हुई है, ठीक है। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं दी हुई है। यदि उसने ऐसा काम किया जो कि एमओए की ताकत के बाहर है, तो वो काम कैसा होगा? अल्ट्रा वायर्स होगा कंपनी के, अल्ट्रा वायर्स होगा कंपनी के, और वो काम वॉइड होगा। सर अल्ट्रा बियॉन्ड, बियॉन्ड पावर्स, अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी पावर,
तो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, दैट मींस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। अल्ट्रा वायर्स काम हमेशा कैसा होएगा कि सर वॉइड काम होगा। वॉइड का मतलब बताता हूं अभी। अल्ट्रा वायर्स काम हमेशा गलत काम माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से उसको अपनी पावर मिलती है, उसके बियॉन्ड जाके काम कर लिया तो सर उसने गलत काम किया, कंपनी वो काम करने के लिए बनी ही नहीं थी। तो सर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना लिया जो अल्ट्रा वायर्स है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड? वॉइड मींस विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ या इन लॉ। लॉ के हिसाब से उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, कानून के तहत वो गलत है, उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखो सर, एक्स लिमिटेड के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ था। मिस्टर वाई आए और मिस्टर वाई ने इनके साथ में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्रीमेंट बना लिया। टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट है, बियॉन्ड दी पावर्स एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट कैसा हो गया जो एक्स लिमिटेड और वाई के बीच में बन रहा है? सर ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ये कैसा एग्रीमेंट हो गया कि सर वॉइड एग्रीमेंट हो गया। अब इधर कल को मिस्टर एक्स नहीं, एक्स लिमिटेड अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है, तो नॉर्मल एक सही एग्रीमेंट होता ना, तब तो वाई इस एग्रीमेंट के तहत उनको कोर्ट में घसीट लेता, ठीक है। या वाई लिमिटेड पैसा नहीं दे रहे, या वाई पैसा नहीं दे रहा है उस टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का, तो एक्स लिमिटेड वाई को कोर्ट में घसीट लेता। लेकिन सर अब यहां तो ये अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट हो गया विच इज बियॉन्ड दी पावर्स। तो एक कैसा एग्रीमेंट हुआ कि सर वॉइड एग्रीमेंट हो गया, गलत एग्रीमेंट हो गया, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। तो सर अब ना तो एक्स लिमिटेड इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकता है, ना वाई एक्स लिमिटेड के खिलाफ इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकती है। दोनों की बिल्कुल पतली हालत हो जाएगी। फिर बात समझ में आई? यस, क्योंकि कोर्ट में एनफोर्सेबल ही नहीं है। दक्ष अग्रवाल बोलो। तो सर शेयर होल्डर्स एनफोर्स कर सकते हैं ना फिर शेयर होल्डर्स कैसे कि एनफोर्स करेंगे? मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था उसके अलावा उन लोग ने काम किया, सो हमारा पैसा हमें बिना बताए कोई दूसरी चीज में लगाया, तो उस हिसाब से दैट इज अ सेपरेट थिंग। क्या एक्स लिमिटेड के खिलाफ वाई ये बोल सकता है देखो मैंने इनको टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया, ये पूरा नहीं कर रहे, इनसे करवाओ? क्या ऐसा करवा सकती है? कोर्ट मना कर देगा नहीं, ये अल्ट्रा वायर्स काम के लिए है, बियॉन्ड दी पावर्स काम के लिए एग्रीमेंट बना लिया, तो ये तो गलत एग्रीमेंट है, तो मैं इस एग्रीमेंट को एनफोर्स ही नहीं कराऊंगी, कोर्ट ही मना कर देगी। वॉइड एग्रीमेंट है, कोर्ट में एनफोर्स कराने लायक नहीं है, ठीक है। और यदि एक्स लिमिटेड ने काम कर दिया लेकिन वाई उसको पैसा ही नहीं दे रहा है, तो क्या ये एनफोर्स करा सकती है? नहीं सर, ये भी नहीं करा सकती। वॉइड एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सिएबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? बोलो यस और नो। बाकी एंगल अलग बात है कि एक्स लिमिटेड ने ऐसा एग्रीमेंट बना लिया, एनी मेंबर कैन गो इनटू एनसीएलटी, एनी मेंबर कैन गो इनटू एनसीएलटी की देखो इसने बियॉन्ड दी पावर्स काम कर लिया है, या कोर्ट में एज एज वॉट एवर इज द स्टेज, ठीक है, अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसने बियॉन्ड दी पावर्स काम कर लिया है, कृपया इस काम को रफा दफा करवाइए। वो तो अच्छी बात के लिए जा रहा है, कोई भी शेयर होल्डर जा रहा है तो वो सही बात के लिए जा रहा है। ये लोग कोर्ट अप्रोच करते तो गलत बात के लिए करते ना। यस सर, गलत बात का साथ देता है क्या कोर्ट? कभी नहीं सर। आ गया दक्ष अग्रवाल समझ में? एनफोर्स का मतलब तेरे को परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। एनफोर्स का मतलब कोर्ट में जाने का मतलब, सही बात के लिए जाओ, गलत बात के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए जश शाह बोल, तेरा डाउट क्या है भाई? सर अभी आपने बोला कि इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, मतलब अभी वो तो अभी मतलब उनके बीच का मामला होता है ना, अभी वो अगर नहीं, मैं पैसे यही दिया तो तो बोल दिया। रहा हूं, उनके बीच का मामला नहीं। मान ले जश शाह ने दक्ष अग्रवाल के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया जहां पर ये 1 करोड़ रुपया देगा दक्ष अग्रवाल को, और ये इसको अपना फ्लैट देगा। अब दक्ष अग्रवाल 1 करोड़ रुपया लेके भी फ्लैट नहीं दे रहा है, तो तू इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स कराएगा कि या तो फ्लैट दिलाओ या पैसा वापस दिलाओ? समझ में आ गया एनफोर्स का मतलब? ठीक है। एनफोर्स शाब्दिक अर्थ देख ले, वर्ड मीनिंग देख ले, फोर्स में लाएगा। यस, इस एग्रीमेंट को फोर्स में लाएगा कि देखो या तो फ्लैट दिलाओ या फिर पैसा वापस दिलाओ, ठीक है। चलिए और बोलो, और कोई डाउट जश शाह?
पर बट वही तो बोल रहा हूँ मैं, समझे कि अगर वो वॉइड एग्रीमेंट निकल गया और बंदे ने ऑलरेडी एडवांस दे दिया, तो क्या? अगर वो अग्रीमेंट वॉइड निकला हाँ और मैंने ऑलरेडी दक्ष को एडवांस दे दिया था, अभी हाँ। उसके लिए आई कांट एनफोर्स इट फॉर लॉ ना, कि अभी if वो तो मेरी गलती if है। this agreement due to any reason is void agreement, हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे कि void agreement कौन कौन से होते हैं। due to any reason, if this agreement is a void agreement, then it cannot be enforced in court of law for that void thing। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मान ले दक्ष अग्रवाल 18 साल से कम का है, एग्रीमेंट बना ही नहीं सकता, माइनर्स कैन नॉट मेक एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट हो गया। यस सर। तो अब ये इससे इसका घर खरीदने के लिए कि जबरदस्ती इसने मेरे से 1 करोड़ रुपए लिए हैं, मतलब अब तू एनफोर्स तो नहीं करा सकता। तू ज्यादा में ज्यादा किस चीज के लिए जाएगा कि यार पैसे वापस दिलवा दे, मतलब ऐसा जो भी बचा कुचा रेमेडी है उसके लिए जाएगा। लेकिन तू फ्लैट लेने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। बात समझ में आई? ठीक है। यस। हाँ जी, चलिए। ये सारी डिटेल्स कहाँ की हैं सर? ये सारी डिटेल्स जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगी। अपने को यहाँ इतना ध्यान रखना है कि यदि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाकर काम किया है तो वो गलत है, वैसे एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स है। ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी अभी याद रख लो। चलिए, तो ये हो गया। अब सर बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। सर कैसे कैसे? कि सर कभी कोई कंपनी ऐसी है विच इज लिमिट, जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ठीक है। किसी कंपनी की मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है। कोई ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी तो है, प्लस ऑल्सो हैव शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी गारंटी से लिमिटेड है, लेकिन गारंटीड अमाउंट कब मांग सकते हैं? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मांग सकते हैं। तो सर उन्होंने अपनी कंपनी में शेयर कैपिटल का भी प्रोविजन रखा हुआ है। कोई ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अलग अलग तरीके की कंपनीज होती है ना बेटा। यस सर, अलग अलग तरीके की कंपनीज होती है। तो सर उन कंपनीज का के लिए, अलग अलग तरीके की कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके का ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है। ड्राफ्ट मतलब पहले से कंपनीज एक्ट 2013 में आपके लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए कि ऐसी कंपनी का एमओए कैसा दिखना चाहिए, ऐसी कंपनी का एमओए कैसा दिखना चाहिए, तो वो ड्राफ्ट पहले से बना के दे दिए हैं। सर कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 के स्केड्यूल 1 के, स्केड्यूल कहाँ दिया हुआ होता है? पीछे दिया हुआ होता है टेबल ए बी सी डी और ई में। 5 अलग अलग तरीके की कंपनीज के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 के स्केड्यूल 1 में पहले से बना के दे दिए गए हैं। आप जैसी भी कंपनी आप फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका एमओए उस ड्राफ्ट के निकट करीब करीब वैसा होना चाहिए। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी मेजॉरिटी उस ड्राफ्ट के आसपास ही आपका एमओए डिजाइन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला वापस देख लो एक बार, पढ़ना भैया। As per Section 4, memorandum of a company shall be drawn up in such form as it given in the table A, B, C, D, and E in the Schedule 1 of the Companies Act 2013. देखो क्या बोल रहा है कि सर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार किसी भी कंपनी का, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है, हाँ सर, उनके लिए एक ड्राफ्ट फॉर्म दिया हुआ है। सर टेबल ए बी सी डी ई, 5 तरीके के टेबल्स में। सर कौन से? स्केड्यूल 1 का टेबल ए बी सी डी ई। स्केड्यूल किसका है सर? कंपनीज एक्ट। तो उल्टा पढ़ो सर, कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल 1 के टेबल ए बी सी डी ई में जैसी भी कंपनी है वैसा आपका ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है। पढ़ भाई, टेबल ए किसके लिए लागू होती है?
Table A is a form of memorandum of association of the company limited by shares. पहली कंपनी, सर ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ऐसी कंपनी के लिए ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल ए में दिया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही खुलती है, सबसे ज्यादा ऐसी कंपनीज खुलती है। सेकंड, Table B is a form of memorandum of association of a company limited by guarantee and not having a share capital. limited by guarantee but not having share capital. Table C, limited by guarantee and having a share capital. तो जब तक कंपनी जिंदा है तब तक तो शेयर कैपिटल पे बचा हुआ पैसा मंगाती रहेगी, जिस दिन वाइंड अप हो रही होगी उस दिन गारंटी अमाउंट भी काम ले सकती है। गॉट द पॉइंट? यस सर। टेबल डी कि सर ड्राफ्ट एमओए ऑफ अ कंपनी विच इज having unlimited liability of its members. And table E, sir, draft MOA of an unlimited company also having share capital. तो सर ये 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट दिए हुए हैं आपको। ये देखो लास्ट लाइन क्या बोलती है, आप जो भी कंपनी बना रहे हो ना, उसका एमओए इनमें से जिसका भी मैच करता है, जो जैसी भी कंपनी बना रहे हो उसके निकट से निकट, नियर टू नियर होना चाहिए। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी एज क्लोज टू मॉडल फॉर्म्स, ये मॉडल फॉर्म्स है, एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। थोड़े बहुत सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे, चलेगा, बट इनसे जहां तक इनके जैसे जैसे रख सको वो रखने हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या है बाकी सब लोगों को आई? जश, श्रुति, प्रिशा, एन Yes, sir. फर्नांडीज, जिया वोरा, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ सर। जिया वोरा, वीडियो ऑन नहीं करती है तू? अरे मैं अभी जस्ट घर है, मैं करती हूँ सर। मैंने बोला था ना मेरे मंडे वेनसडे और फ्राइडे क्लास होते हैं, इसके लिए। तो क्लास से कितनी बजे छूटती है बेटा? मैं 10:30 तक घर आती हूँ। 10:30 तक आती? तो या तो अपन 10:30 पे शिफ्ट करें टाइम सभी जनों हाँ का। मैंने बोला था लास्ट टाइम 10:30 तक रख लो मेरे को मंडे याद ट्यूसडे। दिला दिया कर, ध्यान नहीं रहता है भाई, ठीक है। सुहान गोयल बोल, क्या डाउट है तेरा? सर जैसा वो टेबल ई है ना, उसमें लिखा ना अनलिमिटेड कंपनी भी है और शेयर्स भी है, तो हाँ, कोई मेंबर को अनलिमिटेड मेंबर क्यों बनने जाएगा? वो जब शेयर कैपिटल होगा तो वो क्यों ऐसा करने जाएगा? ऐसा इसलिए होगा बेटा सुहान, क्योंकि जब मैं तेरे को अनलिमिटेड कंपनी पढ़ा रहा था वहां मैंने एक बात बताई थी कि कंपनी जब तक चल रही है, गोइंग कंसर्न है, तब तक मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तभी मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बात समझ में आई? तो सर जब कंपनी को पैसे की जरूरत है, बात समझ रहे हैं, जब तक चल रही है तब तक अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप एनफोर्स करा ही नहीं सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही होती है। बात समझा? सर सर तो आप बोल रहे हो अनलिमिटेड में भी उसकी लिमिटेड है और शेयर कैपिटल में भी लिमिटेड ही है, पर उसमें इसको डिविडेंड मिलेगा और अनलिमिटेड में डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, तो फायदा क्या अनलिमिटेड मेंबर? अरे फायदा इसमें, अनलिमिटेड कंपनी में कभी भी शेयर होल्डर को तो दोनों ही तरीके से फायदा नहीं है। जिस दिन कंपनी वाइंड अप हो रही होगी उस दिन उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। इसमें फायदा किसको होता है? आउटसाइडर को होता है कि यदि कंपनी अपने एसेट से पैसा नहीं चुका पा रही है तो मैं शेयर होल्डर की गर्दन पकड़ूंगा कि तू पर्सनली लायबल है, तेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका ऐसी कंपनीज में तो फायदा आउटसाइडर का होता है, शेयर होल्डर का तो कभी होता ही नहीं है। शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव देखे या मेंबर का पर्सपेक्टिव देखे, मेंबर का, ठीक है, तो सर उसमें एक एक तो है सिंपली अनलिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल। तो सर जब तक इसमें कंपनी का पर्सपेक्टिव देख, सर कंपनी को जब चलने के दौरान पैसे की जरूरत है तो शेयर वालों को बोलेगी, शेयर होल्डर्स को, देखो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे अभी तक 4 रुपया ही दिया है, बचे हुए 6 रुपए लाओ। तो जब तक कंपनी चल रही है उसको कंपनी चलाने में आसानी होगी। और यदि कंपनी को चलने के दौरान ऐसी नेचर ऑफ कंपनी है कि पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो सर वो शेयर कैपिटल का कंसेप्ट ही नहीं रखेगी। बात समझ में आई? ये तो अपन ने गारंटी कंपनी में भी अच्छा। पढ़ा था ना, ये तो अपन ने गारंटी कंपनी में भी पढ़ा था कि ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो कि डोनेशन से या किसी तरीके की फीस से चल जाती हैं, इनको पैसे की जरूरत ही नहीं होती है।
ठीक है, तो शेयर कैपिटल गारंटी कंपनी जो होती है जनरली इसमें मेंबरशिप ट्रांसफर करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। बताया था जब नॉर्मल कंपनी और गारंटी कंपनी पढ़ रहे थे अपन तब। यस याद सर। कर, तो इधर अलग अलग पर्सपेक्टिव है, क्यों अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, और क्यों अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है। ऐसा आदमी जिसको चलाने की भी जरूरत हो, बीच में चलने के दौरान भी पैसे की जरूरत हो, तो वो शेयर कैपिटल का भी कंसेप्ट ले आएगा इसमें। ठीक है, सेम लिंक पे रिज्वाइन कीजिए सभी जने एक बार।